यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई सेड गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, राइट? क्वेश्चन एंड आंसर थे, क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। मुझे एक एक करके बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में थे? सबसे पहले थ्री को आ जाते हैं। थ्री हमने ऑलरेडी पहले एक बार अपने लेक्चर्स में कर लिया, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। आपको पता है ना, थर्ड क्वेश्चन हमने पहले अपने लेक्चर में कर लिया था, ठीक है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहले तो ई का स्टेटस बताना है जो करता है, और एचयूएफ का स्टेटस बताना है। तो ई का स्टेटस क्या हो जाएगा? ई का स्टेटस हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कितने दिनों के लिए आया है? 200 एंड समथिंग डेज के लिए आया है। हाँ, और 182 से ज्यादा है, प्रीवियस ईयर में 182 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। और उससे पहले आया ही नहीं है ना, तो 7 साल में 730 दिन, ना 10 साल में 2 साल के लिए रेजिडेंट। तो ऐसी कंडीशन में ही विल बी ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अभी अगर बात करें किसकी? एचयूएफ की, क्योंकि एचयूएफ के सारे पॉलिसीज वगैरह कहां से ट्रांजैक्ट हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। पॉलिसी डिसीजन भी कहां पे लिए जा रहे हैं? ओवर देयर ओनली। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके लिए इट इज होली आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर एचयूएफ इज नॉन रेजिडेंट। यस सर कि नो सर? यस सर। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया था। 7 में क्या बोला था मैंने आप लोगों को? 7 में इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, भारत छोड़ के जा रहा है। कब छोड़ के जा रहा है? 22 सितंबर को छोड़ के जा रहा है। मेरा रख दिया, बैग अंदर रख दिया मेरा, वो बाइक पे रखा हुआ था, उसको ऑफिस में रख देना। यस। क्या बोल रहा हूं मैं? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा था? यस, लीव्स इंडिया ऑन 22 सितंबर 2025 फर्स्ट टाइम टू वर्क एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन फ्रांस। भाई साहब, अभी देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में वो पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है। कब छोड़ के जा रहा है? 22 सितंबर 2025 को। हेलो एवरीवन, कब छोड़ के जा रहा है? तो पहली बात, डी कौन है? इंडियन सिटीजन। डी कौन है? इंडियन सिटीजन। और जब कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया, तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्शन। किसका क्वेश्चन हो गया ये? एक्सेप्शन का क्वेश्चन हो गया। तो जब ये एक्सेप्शन का क्वेश्चन हो गया तो हमें देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में इनका स्टे 182 दिन से ज्यादा है या नहीं है। तो चेक करते हैं प्रीवियस ईयर यानी कि क्या हो गया? 25, 26। तो कौन कौन से दिन इंडिया रहा है? ये 22 सितंबर तक इंडिया रहा है। कब तक इंडिया रहा है? भाई साहब, 22 सितंबर को ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, इससे पहले इंडिया था। तो हमारी कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी? अप्रैल से। तो अप्रैल में कितने दिन इंडिया रहा? 30 डेज। फिर मई में कितने दिन इंडिया रहा? 31 डेज। फिर जून में कितने दिन इंडिया रहा? 31 डेज। फिर जुलाई 30 जुलाई में कितने दिन इंडिया रहा? 31 डेज। अगस्त में कितने दिन इंडिया रहा? 31। और सितंबर में कितने दिन इंडिया रहा? 22। तो टोटल मिला के कितने दिन इंडिया रहा? 1 2 3 4 5, कितने? 175 डेज। तो प्रीवियस ईयर में इसका स्टे 175 डेज है, विच इज लेस देन 182 डेज। हैंस ही इज नॉन रेसिडेंट। इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। अभी क्लियर हो गया? आंसर एकदम अच्छे से। सर, इसने आंसर क्या बताया? डी इज नॉन रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है। ओके है क्या? सर अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्शन का क्वेश्चन होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेप्शन का क्वेश्चन है? हमें ऐसे पता चलेगा ये एक्सेप्शन का क्वेश्चन है कि अगर कोई क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन लिखा हुआ हो और इंडिया छोड़ के जा रहा हो, क्या लिखा हुआ हो? और इंडिया छोड़ के जा रहा हो, तो क्या माना जाएगा? एक्सेप्शन का क्वेश्चन। और जब एक्सेप्शन का क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर में क्या देखेंगे? वेरी गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 8 है मिस्टर डे। कौन है मिस्टर डे? मिस्टर डे कौन है? नॉन रेजिडेंट। मिस्टर डे कौन है? ठीक है। कहां से? रिजाइडिंग इन यूएस सिंस 1960।
come back to India as on 1st April 2024 for permanent settlement. ठीक है, अब ये नॉन रेजिडेंट है. जब ये नॉन रेजिडेंट है तो किसका क्वेश्चन हो गया? नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि एक्सेप्शन का क्वेश्चन हो गया? नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. ठीक है, इसका स्टेटस आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी बताना है, 26-27 के लिए भी बताना है. ठीक है, तो पहले अपन निकालते हैं, पहले अपन लिखते हैं क्वेश्चन को. मिस्टर डे, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 है ना. कब आया इंडिया? comes to India 1st April 2024. परमानेंटली आ गया, अब वापस तो नहीं जा रहा है? चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं. 24-25 में इसका स्टे कितना हो गया? 365. 25-26 में भी इसका स्टे कितना हो गया? 365. यस सर कि नो सर? तो हमें 2 सालों के लिए इसका स्टेटस निकालना है. ठीक है, इसका आंसर चेंज हो जाएगा जो बुक में दे रखा है. असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए क्या होगा, पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं. तो असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रीवियस ईयर 24-25 में इसका स्टेटस कितने दिन के लिए? पहली बात, हमें क्या देखना होता है प्रीवियस ईयर में? हमें क्या देखना होता है प्रीवियस ईयर में? 182 डेज है ना, 182 डेज. हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25. प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 24-25. तो 24-25 में कितने दिन से ज्यादा के लिए? बोलो ना यार. 365 से ज्यादा के लिए. अगर 24-25 में 365 दिन से ज्यादा के लिए, आई रिपीट, क्या बोल रहा हूं मैं? 24-25 में 365 दिन से ज्यादा के लिए, सॉरी 365 दिन के लिए है. इस बात का मतलब हुआ कि बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई. हुई कि नहीं हुई? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 730 दिन वाली पूरी हुई है क्या? नहीं हुई है. तो इसका स्टेटस क्या हो गया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अब अपन कैलकुलेट करते हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए. तो इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 25-26 में हमें कितने दिन रुकवाना था? 182 दिन से ज्यादा. लेकिन 25-26 में कितने दिन रुका है ये? मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1 हमारी पूरी हो गई है. जब बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई है तो अब क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन. एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है? 7 साल में 730 दिन. लेकिन 7 साल में 730 दिन नहीं है, तो एक ही साल तो रहा है 24-25 है ना. 25-26 से पहले वाले 7 देखेंगे ना, 25-26 से पहले वाले 7 देखेंगे तो 7 साल में कितने दिन रहना है हमको? 730 दिन. एवरीवन, कितने दिन रहना है? 730 दिन. रहा है क्या? नहीं रहा. तो एज one basic condition is fulfilled, not ordinary resident. क्या रहेगा ये? दोनों केस में क्या रहेगा? Not ordinary resident. Yes, in both the cases Mr. Day is resident but not ordinary resident. Yes sir कि no sir? क्लियर है? बोलो हाँ है ना. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर, बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. Sam came to India. Sam came to India first time during previous year 25-26. During previous year 25-26. He stayed in India for कितने दिन? 50 days. कितने दिन? 180 days. कितने दिन? अच्छा मुझे बताओ, जो 50 डेज रहा है, ओहो हो ना, तो 100. पहली बात तो फर्स्ट टाइम वर्ड को अच्छे से पढ़ा करो हमेशा ही. मतलब इससे पहले कभी भी नहीं आया. तुमने देखे क्या लेक्चर्स? कौन से? उसमें ये वाला आया मामला? तो फिर यार देख लेते तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता यार. हाँ जी, है ना? मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है क्या?
नहीं मतलब वैसे कैसे, मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? सही पढ़ा रहा हूँ? कुछ चेंज करना है? अरे यार शाबाश। हाँ, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह रहा हूँ मैं? 50 डेज। प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह रहा हूँ मैं? 50 डेज। अगर 50 डेज रह रहा हूँ तो मैं रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट? हाँ, एक साल का ही है। एक साल का ही है, मतलब कि मीन्स टू से 3 क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है कि मैं 25 26 में 50 दिन रहूं। दूसरा क्वेश्चन है 25 26 में 183 दिन रहूं। और तीसरा क्वेश्चन है 25 26 में 150 डेज रहूं, 153 डेज रहूं। आपको तीनों कंडीशन में आपको आंसर बताने हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओ हो, तुमने सोचा कि पहले 50 दिन रहा? तुमने क्या सोचा? नहीं, ऐसा नहीं सोचना था। ऐसा, ये क्या बोल रहा है, ये देयर आर 3 क्वेश्चन, समझना बात को। फॉर या तो 50 डेज के लिए रहा हो, या तो 183 डेज के लिए रहा हो, या तो 153 डेज के लिए। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 3। तीनों क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये हो गए टोटल 3 क्वेश्चन। हाँ, आंसर सैम केम टू इंडिया प्रीवियस ईयर। कब आया है सैम केम टू इंडिया? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 25 26। पहला पहला फर्स्ट कितने दिन के लिए आया है? 50 डेज के लिए आया है। दूसरा कितने दिन के लिए आया है? 183 डेज के लिए आया है। और तीसरा कितने दिन के लिए आया है? 152 डेज के लिए, 3 डेज के लिए। ठीक है, अब समझना अच्छे से। अब मेरी बात सुनो, अगर प्रीवियस ईयर में 182 भी नहीं है, प्रीवियस ईयर में 60 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। आगे बढ़े? यस, आगे। प्रीवियस ईयर में 182 से ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले कभी आया ही नहीं, क्योंकि क्या है, फर्स्ट टाइम आया है ना? तो 3 इंडिपेंडेंट केसेस हो गए ये, है ना? 182 डेज के, 183 के केस में क्या मानोगे? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और 150 डेज 3 डेज के केस में भी क्या मानोगे? नॉन रेजिडेंट। इससे जो पिछला वाला बैच था, उसमें मैंने क्या इसके आंसर्स दे रखे थे सबके प्रॉपर। मैंने बुक जब प्रिंट पे दी तो मैंने कहा आंसर से कई बार बच्चे का खुद का ओन माइंड नहीं चलता है, तो कई बार थॉट्स की क्लैरिटी डेवलप ही नहीं हो पाती है। तो मैंने आंसर्स हटा दिए, क्योंकि जो बच्चा अपनी लेक्चर देख रहा है, बुक तो वही परचेस कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली, है ना? तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने उसको आंसर के सहित दिया तो अपना दिमाग ही नहीं चलाएगा। कभी भी क्वेश्चन देखेगा, सामने आंसर दिख जाएगा, आंसर दिखते तो उसका खुद का तो थॉट प्रोसेस ही नहीं हुआ, और जो उसका खुद का थॉट प्रोसेस नहीं होगा तो करेगा कैसे? तो व्हाट आई डिड दिस टाइम, आई रिमूव्ड ऑल द आंसर्स, है ना? इस चैप्टर में तो फिर भी आपको दिखेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में तो आंसर पूरे गायब कर दिए मैंने, पूरा हटा दिया, ताकि आप जैसे जैसे सपोज 20 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है आंसर इसमें, जो हमने आंसर लिख रखे थे बड़े बड़े आंसर लिखे हुए थे, तो होता क्या था, बच्चा देखता है इतना बड़ा आंसर, पढ़ ही लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, उसका दिमाग वहीं पे खत्म हो गया, उसने अपने थॉट में प्रोसेस में लाया ही नहीं वो, और जब तक वो अपने थॉट प्रोसेस में नहीं लाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। गॉट इट? दिस इज द पॉइंट। चलिए, नॉन रेजिडेंट, आगे बढ़े? बोलो हाँ, है ना? ओके, नेक्स्ट है 11वां, एनडी। एनडी, ब्रिटिश नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 2021। कब आया है? 2021। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 22, 22 23, 23 24, 24 25, 25 26। उसका स्टेटस मैंने इस तरह से आप लोगों को चेंज करवा दिया था ना, क्वेश्चन ये वाला, ये 150 डेज है, ये 260 डेज है, ये 280 डेज है, यही करवाया था मैंने, हाँ, है ना? क्वेश्चन चेंज्ड चेंज्ड। चलो आ जाओ, तो करें, आंसर करना शुरू करें। आप लोगों को आ गया क्या इसका आंसर, के नहीं आया? बोलो ना यार, आ गया क्या? चलो तो आंसर बताऊं या पूरा करवाऊं?
आंसर बताओ। यस, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया। असेसमेंट ईयर 26-27 में इसका स्टेटस क्या आया बताओ। ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर क्यों ऑर्डिनरी रेजिडेंट? क्योंकि फटाफट से एक बार मैं सॉल्व करके भी बता देता हूं हल्का सा। 21, 22, आप मुझे क्वेश्चन बताओ। ईयर है ना, नंबर ऑफ डेज, ईयर एंड नंबर ऑफ डेज। 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 और 25, 26। हाँ, 21, 22 का क्या हुआ? 155 डेज, 260 दिन। हाँ, 280 दिन। हाँ, 160। हाँ, और 70। अब मेरी बात सुनो, क्या हो रहा है, पहले अपन बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करते हैं। ठीक है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? प्रीवियस ईयर में 182 वाली तो हो नहीं रही है, तो 60 और 365 वाली देखते हैं जी। तो देखो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह गया, ये 70 दिन, एंड 4 ईयर्स में 365 से ज्यादा रह गया ना, बहुत सारे दिन रह गया। 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, बहुत सारे ना, काफी सारे दिन रह गया। ठीक है, 82, 855 डेज रह गया। तो यानी कि बेसिक कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1, हाँ 2 मतलब 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, 2 फुलफिल। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन 7 साल में कितने दिन देखना है? 730 दिन, बट ये कितने दिन रह गया? 855। कंडीशन फुलफिल्ड। 10 साल में कितने साल के लिए रेजिडेंट बनाना है? 2 साल के लिए क्या बनाना है? रेजिडेंट। है कि नहीं चेक कर लेते हैं। किसी भी 2 साल के लिए रेजिडेंट चेक करने के लिए आप चेक कर लो 182 वाली 2 बार कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है ना। मतलब 10 साल में 2 साल के लिए रेजिडेंट बनने के लिए जिन्हें, मतलब होता है कि किसी भी 2 साल के लिए चेक कर लो कि 182 से ज्यादा दिन रहा है कि नहीं रहा है, राइट? तो रहा है, तो 10 साल में 2 साल के लिए रेजिडेंट वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। यस सर कि नो सर? अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो गई है, ये सब कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई है, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 और 2 इज फुलफिल, और additional condition number 1 and additional condition number 2 is also fulfilled. One basic, both additional, person is ordinary resident. Yes sir कि no sir? राम, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? 11 तक। 12 चेक करो। मिस्टर एक्स एज्ड 19 years लेफ्ट इंडिया, भारत छोड़ के जा रहा है। कब छोड़ के जा रहा है? 31 मई 2025। ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। मतलब बताओ, आप परमानेंटली के लिए गया है, तो पिछले साल के लिए उसका स्टेटस क्या होगा? पिछले साल के लिए उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होगा। इंडिया छोड़ के जा रहा है। प्रीवियस ईयर 24-25, और रुको एक बार, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर। इसको क्वेश्चन को चेंज करो, 25-26 कर दो। 25-26, ये हर साल क्वेश्चंस चेंज करने पड़ते हैं ना, तो ये क्वेश्चन चेंज किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चेंज करना टाइपिंग की वजह से भूल गए। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26 है ना। तो प्रीवियस ईयर 25-26 में कब गया है ये? 31 मई को। यानी कब कब रहा है? अप्रैल और मई। अप्रैल और मई कितने दिन रहा है? 61 डेज। क्योंकि ये मिस्टर एक्स है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, सिटीजन हो गया ना, और इंडिया छोड़ के जा रहा है। किस पर्पस के लिए छोड़ के जा रहा है? तो अगर प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के जा रहा है, मतलब 182 से कम दिन इंडिया, सॉरी एक्सेप्शन का क्वेश्चन है, 182 वाली कंडीशन देखनी है। 182 वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो क्या मान लिया जाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्या मान लिया जाएगा? अब तो समझ में आ गया अच्छे से। लेकिन अगर वर्ल्ड टूर के लिए गया है तो इसका मतलब वापस आएगा। 25-26 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 26-27। हमने प्रीवियस ईयर वर्ड लिखा है, तो प्रीवियस ईयर 25-26 का मतलब होता है असेसमेंट ईयर 26-27। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, जब तक कुछ ना चेंज ना दे रखा हो, तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कर रहे हैं। एंड असेसमेंट ईयर 26-27 मींस प्रीवियस ईयर 25-26।
ऐसा। इज इट क्लियर विथ एवरीवन? ओके, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। लेकिन वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, परमानेंट तो नहीं गया। वर्ल्ड टूर तो क्या है, 200 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 250 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है ना? 60 और 365 वाली हो रही है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है सेकंड वाला। मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसका हो गया? एक्सेप्शन का। और सेकंड वाला क्वेश्चन किसका हो गया? नॉर्मल। तो समझना बात को। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, इस बुक में भी जब आपके हाथ में बुक आए तो इस 25-26 को काट के क्या कर, 24-25 को काट के क्या कर देना? 25-26 प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। लेकिन ये सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है? अभी तो क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ओके, यस। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? बस काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क में हमने डिस्कस कर लिए। क्लैरिटी आ रही है थॉट में, है ना? मतलब अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम अपियर हो सकते हैं अच्छे से, एकदम प्रॉपर तरीके से। अब दूसरे वाले क्वेश्चन भी अभी देख लेते हैं एक बार, है ना? ये तो हो गए हमारे कौन से वाले क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हमें जो शुरू करना है ना, वो शुरू करने हैं वो क्वेश्चन जो इनकम से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आ जाओ। इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक दो क्वेश्चन में ही सब समझ में आ जाएगा कि होता कैसे है। राइट? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध, मिस्टर अनिरुद्ध, pertaining to year 31st March 26, इसको 26 कर दो, है ना? बुक में भी याद रखना 26 कर देना, जैसे बुक हाथ में आए इसको 26 कर देना, है ना? कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। मेरी बात सुनो, असेसमेंट ईयर 26 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 26-27 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 25-26। और 25-26 कब खत्म होता है? 31 मार्च 26 को। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमें हर साल क्वेश्चन चेंज करने पड़ते हैं। क्वेश्चन चेंज जब कर रहे होते हैं पढ़ते वक्त, है ना? ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग अभी देख रहे थे, अगर मेरी पुरानी वाली बुक में देखोगे तो उसमें लिखा होगा ईयर एंडिंग 31 मार्च 25 और प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब सारे क्वेश्चन को चेंज करने, तो कई बार कैलकुलेशन में भी चेंज करनी पड़ती है ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ता है। यानी कि आप ये मान के 7 to 8 डेज सिर्फ ये क्वेश्चंस चेंज करने में लग जाता है हर बार, है ना? पर ये लास्ट है, अब तो ये वाले क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे, क्योंकि अगले साल प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है और एक वर्ड आएगा जिसका नाम क्या होगा? टैक्स ईयर, है ना? टैक्स ईयर वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? ओके, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय Mr. Anirudh pertaining to the year ended 31st March 2026, compute the total income for the assessment year 26-27। निकाल देंगे क्या? बोलो आया ना? चलो कैलकुलेट करते हैं। कब कब कैलकुलेट करनी है? अगर ये कौन हो? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये कौन हो? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये कौन हो? नॉन रेजिडेंट। तो ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका समझ लो। सबसे पहले लिखना होता है आंसर नंबर। कौन सा आंसर नंबर? 4। आंसर नंबर 4 ऐसे करके एक टेबल बनानी होती है, ऐसे 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 ऐसे। ये टेबल बनने के बाद इसको ऐसे करके बंद करना होता है। ठीक है, फिर लिखना होता है कैलकुलेशन ऑफ क्या? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, आगे बोलो, फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। यस, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट OR, अमाउंट NOR, अमाउंट NR, हाँ है ना? ओके, अब आगे सुनो, तो सबसे पहले क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। ओहो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, किसकी वजह से? इंडियन कंपनी की वजह से। तो अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, क्योंकि इंडियन कंपनी है ना, तो इंडियन कंपनी वर्ड यूज आते ही अक्रू एंड अराइज इन इंडिया हो गया। तो दिस इज इंडियन इनकम, दिस इज इंडियन इनकम। तो लिखा मैंने, आंसर लिखा मैंने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, स्टिल इट इज एन इंडियन इनकम, एंड इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। क्या कर रहे हो? इंडियन इनकम इज कितना अमाउंट है? तो ओआर के केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल, एनओआर के केस में टैक्सेबल, एनआर के केस में टैक्सेबल। ऐसे ऐसे करके एक एक करके चेक करना है, सबका चेक करेंगे पता चल जाएगा, टोटल कर देंगे टोटल इनकम आ जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। ये बताओ इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम। वंस अगेन, डिविडेंड कहां से मिल रहा है? जापानीज कंपनी से। कहां से मिल रहा है? जापानीज कंपनी। कंपनी कहां की है? जापान की। डिविडेंड भी कहां मिल रहा है? जापान में। तो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम। तो डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, तो ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी इन जापान। मुझे बताओ इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ओआर के केस में टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। अरे ओआर इज ऑलवेज टैक्सेबल, लिखवाया था, यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है। याद करो वो दिन जब आपने लिखा था ओआर इज, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, ओआर टैक्सेबल होता है, और मैंने एक स्माइली भी बनाया था, ठीक है, चेक कर लो जाके, ओआर इज ऑलवेज टैक्सेबल। यहीं पे गड़बड़ शुरू होती है। तो कितने रुपए ये? 10,000। लेकिन एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, एनआर के केस में भी टैक्सेबल। एनओआर के केस में फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होता है जब बिजनेस कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम इंडिया लिखा हुआ हो। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, तो फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ओआर ओनली। राइट है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स? ओके। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इन लंदन, deposited in bank in London, letter remitted to India through approved banking channel। भाई साहब, इनकम कहाँ, प्रॉपर्टी कहाँ है? लंदन में। डिपॉजिट भी कहाँ कराया? अब वो रिसीव्ड इन लंदन ही माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लंदन में जमा करवा के इंडिया में रेमिट किया है, तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है, रिसीव्ड नहीं कहा जाता है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड रेमिटेंस। वहां पे था, वहां पे जमा हो गया, रिसीव्ड है, रेमिटेंस नहीं है। रेमिटेंस इज नॉट रिसीव्ड। आपको मिला कहां पे? लंदन में, तो रिसीव्ड इन लंदन में। तो ये इंडियन इनकम हुई कि फॉरेन इनकम हुई? फॉरेन इनकम हुई। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब कंप्यूट की हुई ऑलरेडी है ना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितने रुपए हैं? 75,000। यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा, क्योंकि कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। ओ हो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। लिखे? यस। फोर्थ नंबर पे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अच्छा मेरी बात सुनो, कितने रुपए हैं? तीनों में 6,000 आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और इधर भी आएगा। सर नॉन रेजिडेंट में क्यों लिख रहे हो? बिकॉज इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। मुझे बताओ गुजरात की लैंड से एग्रीकल्चर इनकम आई है, टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड? एग्जेम्प्टेड। तो सर लिखना है कि नहीं लिखना है? सिर्फ आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए यहां पे लिख दो, एग्रीकल्चर
कल्चर इनकम, यहां पे क्या लिखेंगे, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड एंड एग्जेम्प्टेड। सर क्यों लिखवा रहे हो वैसे, सुंदर लगता है ऐसे लिखने से, है ना, और सामने वाले को पता चलता है कि नहीं इसको ज्ञान तो है। टोटल इनकम 15 और 6 21,000 इधर आ गई, 15 और 6 21,000 इधर आ गई, इधर वाली टोटल करके बता दो। मैंने बता दिए, आप बता दो। अरे बताओ रे, इधर क्या हो गया, 1,06,000। अच्छे से करा है, ठीक है, नोट कर लो, चलो फटाफट से जल्दी से नोट कर लो इसके आंसर को, फिर मैं होमवर्क देता हूं। नहीं नहीं, अभी और है, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी और एक दो और, दो तीन क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। हो जाए तो बताना। डन है क्या? डन है, एकदम ओके है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ में तो आ ही गया होगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, चलो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, ये मिस विविता वाला छोड़ते हैं, अपन बड़ा वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें इससे अपनी सॉल्व हो जाएगी। आप अपने सामने क्वेश्चन खोल के रखना, बहुत सारी चीजें आप लोगों की इसमें सॉल्व होने वाली है, राइट। ये एक जंबो क्वेश्चन है जिसमें सारे तरह के पॉइंट जो आगे आने वाले हैं वो कवर हो गए हैं, और मजे की बात ये है कि ये सॉल्व भी है। तो हम सॉल्व
है तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, एक बार क्वेश्चन और एक बार आंसर ऐसे कर करके आपको बताता रहूंगा। क्लियर है? कैन वी स्टार्ट नाउ? पहले एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, आंसर नहीं देखना है ना। कंप्यूट द टोटल इनकम in the hands of an individual aged 35 years being resident and ordinary resident but not ordinary resident and non-resident for assessment year 26 27। assessment year 26 27 मतलब previous year क्या हो गया? yes, सबसे पहले interest on UK development bonds, interest on 50% of interest received in India। भाई साहब पहले तो ये सोच के बताओ कि यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम, लेकिन उसमें से सीमा 50% इंडिया में रिसीव हो गया, यानी कि 50% इंडियन इनकम होगी, 50% फॉरेन इनकम होगी। टोटल रिसीव, टोटल अमाउंट कितने का है? 10,000। उसका 50% कितना हुआ? 5,000 इंडियन इनकम होगी और 5,000 फॉरेन इनकम होगी। इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, तो 5,000 तो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन 10,000 सिर्फ एक जगह टैक्सेबल होगा, ओआर में। क्लियर हो गया? दिस इज द पॉइंट। नहीं आया इसको समझ में? सॉरी, बोलो आया कि नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ाऊं या हो गया? टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 10,000। 10,000 में से इंडिया में कितना रिसीव हुआ है? तो इंडियन इनकम कितनी हो गई? 5,000। तो देखो इसका आंसर भी कैसे रहेगा, आ जाओ इधर। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया। टोटल है 10,000, ये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जिसमें से ऑर्डिनरी के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में। सर ये यहाँ पे 5-5 क्यों है? क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है 5,000, 50% रिसीव्ड इन इंडिया है। आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया, कितना है? बोलो ना कितना है? 20,000। ओ भाई बिजनेस इन चेन्नई है क्या 10,000? बिजनेस इन चेन्नई, इंडियन इनकम आगे देखने की जरूरत नहीं है कितना रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ। बिजनेस कहाँ है? इंडिया में, तो होली इनकम, फुली इनकम इज इंडियन इनकम। भाई साहब तीनों जगह पे 20-20 हजार जाएगा। ऐसे उल्लू बनाते हैं ये लोग, ध्यान रखना। जैसे ही तुमने 20 सोचा, तुमने बोला 10-10 हो जाएगा। सोचा ना 10-10 हो जाएगा? क्यों सोचा 10-10 हो जाएगा? बिजनेस इनकम पूरी इंडिया में रिसीव हुई है। डाउट पूछो, डाउट पूछो, अरे पूछो, सच्ची बोल रहा हूं मैं। अरे शर्माओ मत यार, ऐसा क्या कर? हाँ है डाउट है तो 50% देख लिया था तो डाउट क्रिएट हो गया ना। तो डाउट का सॉल्यूशन ये है कि कहां है? चेन्नई में। कहां है? चेन्नई में। यस और नो? बोलना पड़ेगा यस और नो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। भाई साहब शेयर्स किसके हैं? अब कहां रिसीव हुआ है देखना ही नहीं है, इंडियन कंपनी के शेयर्स है तो इंडियन इनकम। जैसे पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड में अक्रू और अराइज इन इंडिया है ना। पॉइंट नंबर सेकंड में बिजनेस इन चेन्नई, ओ भाई साहब चेन्नई में है तो बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब ऑलवेज टैक्सेबल। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज टैक्सेबल। 20,000 20,000 20,000। यस और नो? यस। आगे डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, ओहो किसकी कंपनी है? ब्रिटिश कंपनी। कहां रिसीव हो रहा है? लंदन में। भाई साहब ब्रिटिश की कंपनी है, लंदन में रिसीव हो रहा है इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एनओआर और एनआर के केस में ये नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये देखो डन है। आगे नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी। प्लांट कहां था? बाहर निकल जाओ सब। प्लांट कहां था? जर्मनी का। 50% ऑफ गेन्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। टोटल गेन कितने का है? 40,000 का। तो 40,000 ओआर के केस में तो 40,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हेलो, क्यों? ओआर इज ऑलवेज टैक्सेबल। अब 40,000 का 50% कितना होता है? 20,000। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी, इसमें से 20,000 जो कि टैक्सेबल होगा किस केस में? एनओआर और एनआर के केस में। इधर देखो 20,000 20,000। सर क्यों? क्योंकि 50% रिसीव्ड इन इंडिया है ना, तो 40,000 का 50% इंडियन इनकम और 40,000 का 50% फॉरेन इनकम।
तो फॉरेन इनकम तो टैक्सेबल होएगा नहीं कभी भी, इंडियन इनकम दोनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर 40,000 पूरा क्यों आया? क्योंकि 40,000 है इसलिए, क्योंकि क्या है 40,000 है इसलिए। यस सर कि नो सर? यस सर। अभी ये वाला क्वेश्चन एक बार और आगे समझते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। वाओ, बिजनेस कहाँ, एक रह गया क्या? ओके, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। एक मिनट रुको, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, ये बढ़िया भी है। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, बट बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। तो फॉरेन इनकम में अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो एनओआर के केस में टैक्सेबल होगा। मैं एनओआर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। सीमा नहीं समझ आ रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सुनो। फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम ओआर के केस में टैक्सेबल होगी, ये बात तो समझ में आ गई। तो ओआर के केस में कितना लिखेंगे हम लोग? 70,000। मैं पूरा सब अलग से लिखता हूं यहां पे, ठीक है? 3 है, ठीक है? कहां है बिजनेस, कहां है बिजनेस, कहां है बिजनेस? इन जर्मनी, ये वाली बात समझ में आ गई। बट कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। अब याद करो सीमा, एनी इनकम विच इज फॉरेन इनकम बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो एनओआर के केस में टैक्सेबल होएगा। फॉरेन इनकम एनओआर, जाओ फॉरेन इनकम एनओआर जाके पढ़ लो, वहां पे लिखा हुआ है फॉरेन इनकम एनओआर के केस में तभी टैक्सेबल होगा जब कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो। तो इधर देखो अमाउंट कितना है, 70,000। तो ओआर के केस में तो 70,000 पूरा लिखना पड़ेगा, एनओआर के केस में भी 70,000 पूरा लिखना पड़ेगा। अब एनआर के केस में एक और बात लिख दी, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। वैसे तो फॉरेन इनकम थी लेकिन इंडिया में कितनी रिसीव हुई है, तो 40,000 क्या हो जाएगी? इंडियन इनकम। इसलिए यही इनकम में से 40,000 क्या बन जाएगी? इंडियन इनकम। यस सर कि नो सर? दिस इज द पॉइंट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। ओ भाई साहब, बिजनेस है कहां? कुछ देखने की जरूरत नहीं, इंडियन इनकम है। ये आगे जो बोल रखा है गुमराह करने के लिए बोल रखा है और गुमराह होना नहीं है, ठीक है? बिजनेस कहां है? दिल्ली में। इंडियन इनकम 15,000, तीनों केस में 15,000 15,000 15,000 टैक्सेबल। ये वाला हमने कर ही लिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, 70,000 70,000 40,000, ठीक है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, दिल्ली वर्ड आते हैं इंडियन इनकम हो गई। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस, ठीक है? नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। एक मिनट रुक जाओ, एक बार इधर ही होल्ड कर लो। हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है? लंदन में। तो अक्रू अराइज अभी तक कहाँ हो रही है? लंदन में। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट एट बैंक लंदन हुई भी कहाँ पे? डिपॉजिट भी कहाँ हुई है? लंदन में। तो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम कितने रुपए? तो 50,000। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एनओआर और एनआर के केस में खाली ये मामला। यस सर कि नो सर? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी। डिबेंचर का इंटरेस्ट है किसका? इंडियन कंपनी का, रिसीव्ड इन लंदन। ओ भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना? और कंपनी कहाँ की है? इंडियन कंपनी। 12,000 तीनों ही केस में टैक्सेबल होगा। 12,000 12,000 12,000। इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। नहीं आया ना? ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ये 12,000 हो गया कंप्लीट, ठीक है? अब नेक्स्ट है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। कुछ आगे बोलूँ क्या? सर्विस कहाँ दी है? सर्विस कहाँ दी है? इंडिया में, ऑलवेज टैक्सेबल। हाँ या ना? हाँ या ना? 8,000 8,000 8,000 ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है? देन आगे बढ़ते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। बिजनेस कहाँ है? मुंबई में। मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। बिजनेस है मुंबई में, मैनेज हो रहा है लंदन से। और भैया जब बिजनेस मुंबई में है तो आगे देखना ही नहीं है कुछ। बिजनेस इन मुंबई ऑलवेज टैक्सेबल। 26,000 26,000 26,000 ऑलवेज टैक्सेबल। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल, रिसीव्ड देयर। कितने रुपए? 16,000 16,000 16,000। ओ भैया, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? नेपाल में। रिसीव भी कहाँ हुई है? इंडियन इनकम फॉरेन इनकम?
फॉरेन इनकम 16,000 16,000 16,000, यस और नो? 16,000 16,000 नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि कौन सी इनकम है ये? फॉरेन इनकम। कौन सी इनकम है ये? फॉरेन इनकम। यस सर कि नो सर? अगला। थक गया मैं तो यार, है ना, बहुत सारे हो गए ना। हाँ, पर ये कर लेंगे ना अगर, तो तुम्हारे आगे किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएंगे। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट के बारे में मैंने एक लाइन लिखवाई थी क्या? क्या लिखवाई थी? पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स आर नॉट टैक्सेबल। तो ये देखो, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट आर नॉट टैक्सेबल। मजा आया? बहुत सारी चीजें हम पहले से अच्छे से क्लैरिटी के साथ कर चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, देन है, कहाँ गया? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल। ओले, लैंड कहाँ है? नेपाल में। रिसीव्ड देयर, पैसा भी कहाँ रिसीव्ड हुआ है? उधर ही। तो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ वार। ये देखो, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ डैश डैश। हाँ या ना? बोलो तो सही यार, हाँ या ना? ओके, आगे नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वॉज सेटअप इन इंडिया, रिसीव्ड बट स्पेंड इन, रिसीव्ड देयर बट स्पेंड इन इंडिया। सुनो मेरी बात, बिजनेस और प्रोफेशन है केन्या में, तो ये फॉरेन इनकम हो गई। केन्या पता है कंट्री है ना, केरला नहीं है ना, भारत से बाहर है, केन्या एक कंट्री है। ठीक है, क्रिकेट भी खेलती है ना पहले, अभी खेलती, बहुत गंदी टीम थी ना, अच्छी टीम थी। ओके, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, तो केन्या इन फॉरेन इनकम, केन्या इन फॉरेन इनकम विच वाज सेटअप इन इंडिया। ओहो, बिजनेस और बिजनेस कंट्रोल या सेटअप फ्रॉम इंडिया हो। बिजनेस तो होता है कंट्रोल, प्रोफेशन होता है सेटअप। सेटअप तो उस कंडीशन में एनओआर के केस में टैक्सेबल होगा, ऑल्दो इट इज अ फॉरेन इनकम, बट फॉरेन इनकम इफ बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ एनओआर, है ना, एनओआर के केस में। तो सुनो मेरी बात, ये जो 5,000 है ओआर में टैक्सेबल होगा, एनओआर में टैक्सेबल होगा, बट यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, एनआर में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। अरे भाई साहब, वेडिंग के टाइम पे अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो फिर वो तो हमेशा ही क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड, नॉट टैक्सेबल। शादी कर रहा है, ऐसे बड़ी बात क्या होगी जीवन में। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, ऑलवेज टैक्सेबल। नेक्स्ट, तीनों में 12,000 टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, कंट्रोल फ्रॉम रशिया, इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम ओनली इन केस ऑफ फॉरेन इनकम, टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ वार। ठीक है, देन डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, भाई साहब इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान ऑलवेज एग्जेम्प्ट, इसलिए मुझे आगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे दिखाने की, एकदम क्लैरिटी के साथ थे। ये ग्रॉस टोटल इनकम तक आपको करना है, आगे आपको नहीं करना है ना, ये छोड़ दीजिए इसको ना, ये नहीं करना है ना, यहाँ तक कर लेना बस। ठीक है, ऑल्दो मैंने करवा दिए हैं, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, बहुत मेहनत के साथ में अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था। ये वाला क्वेश्चन 6th होमवर्क है, 6th होमवर्क है। नहीं नहीं, हुआ कहाँ है, बताया है, कराया थोड़ी है। हाँ, हाथ से करना है भैया। 7-8 हो गए, 9 होमवर्क, 9 पढ़ना है ना, रीड ओनली, 9 रीड ओनली। ठीक है, 10 हो गया, 11 12 13 हो गया, 13 होमवर्क, 14 होमवर्क, ये मजा आएगा 14 में ना, 14 होमवर्क, 15 होमवर्क। 15 को करना हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बता देना। ठीक है, 15 होमवर्क, है ना, 15 के बाद 16 होमवर्क, 16 होमवर्क, हाँ, 17 रीड ओनली। ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, आंसर अलग है। 18 होमवर्क। चैप्टर कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। अगर कल डाउट रहेंगे तो, या नहीं भी रहेंगे तो एक बार करके, और फिर हम लोग, अगर रहेंगे तो ठीक है ऑनलाइन वाला, अगर इसमें डाउट आता है तो मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा। बाकी सबको धन्यवाद, कल से हम लोग अपना नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या
क्योंकि इंडिया है, इंडिया के तुम इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में खा रहे हो पी रहे हो, पैसा भले कहीं से भी आ रहे हो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में अगर फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो रही है तो आपके दिमाग में आ रहा है कि उसको वहां पे भी तो टैक्स देना पड़ेगा। किसको हो रही है फॉरेन इनकम, किसको रिसीव अक्रू अराइज हो रही है, यहां वाले को। से फॉर एग्जांपल तुम कंपनी सेक्रेटरी बन के यूएस की किसी लीगल फॉर्म में, जिनके केसेस इंडिया में भी चलते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम देकर इंडिया से कंसल्टेंसी कर रहे हो और वो तुम्हें हर महीने $10,000 दे रहे हैं। माई क्वेश्चन इज, जो तुम महीने के $10,000 यानी कि 8 लाख रुपए महीने के तुम कमा रहे हो, क्या इंडियन गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेवे या ना लेवे? मुझे बताओ, लेवे कि ना लेवे? इनकम कहां से आ रही है? आउटसाइड इंडिया। कंपनी भी कहां की है? आउटसाइड इंडिया। तुम सर्विसेज भी किसको दे रहे हो? आउटसाइड इंडिया। लेकिन तुम हो कौन? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पैसे इंडिया में आएंगे, खाओगे पियोगे एंजॉय करोगे। तुम 8 लाख रुपए कमा के भी टैक्स नहीं दोगे, और दूसरा जो व्यक्ति जो इंडिया की किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो वी आर कंसर्न अबाउट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसलिए मैंने एक स्माइली के साथ में लिखा था ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल इवन इफ इट इज फॉरेन इनकम। हाँ या ना? With this, I announce the conclusion of this chapter. From the next video, we will start our next chapter that probably will be income from house property. Thank you so much.